नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं श्रीनगर की खबर से, जहां लाल बाजार इलाके में पुलिस पर आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में एक पुलिस वाले की जान चली गई है और 2 लोग जख्मी हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी नीता शर्मा। श्रीनगर के लाल बाजार एरिया में आज एक आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिस वाला जिसका नाम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद है, वो शहीद हो गए हैं। बाकी के जो 2 पुलिस वाले हैं, फयाज अहमद और अबू बकर, वो जख्मी हैं। उनका इलाज एक अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है ये जो इलाका है लाल बाजार का एरिया जो है वो डाउनटाउन में पड़ता है। ये शिया डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ पर आतंकी अचानक से आए और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके चलते ये जो पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद जो है उनकी वहां पर हत्या हो गई, वो शहीद हो गए। ये बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा के इलाके में सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं। ये इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है। स्कूल भी उसके पास है जहां पर ये हादसा हुआ, जहां पर ये इंसिडेंट हुआ। इसलिए स्कूल में भी सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। अगर हम आपको बताएं कि फिलहाल जो घाटी है उसमें पिछले कुछ समय से इस तरह के जो टेररिस्ट इनिशिएटेड वायलेंस है, टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्शन है, वो कम था, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो हैं वो ज्यादा कर रही थी। तो काफी समय बाद आज जो है एक टेररिस्ट इनिशिएटेड एक्टिविटी जो है श्रीनगर में हुई है। जहां तक तंजीमों का सवाल बात करें तो अभी तक किसी तंजीम ने इसकी जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से हम बता सकते हैं कि घाटी में लश्कर-ए-तैयबा और जो टीआरएफ है वो बहुत सक्रिय है, उसके बाद जैश और उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन। फिलहाल इस साल घाटी में 125 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें से 34 जो थे वो फॉरेन टेररिस्ट थे और जो बाकी के थे वो लोकल टेररिस्ट थे। अभी भी घाटी में 141 टेररिस्ट जो हैं वो सक्रिय हैं, जिनमें से 59 जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं और बाकी के जो हैं वो लोकल्स हैं। तो यानी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उनकी तादाद घाटी में जो ऑपरेट कर रहे हैं उनकी ज्यादा है। सबसे ज्यादा सक्रिय जो है वो पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा है, लेकिन फिलहाल इस हादसे के बारे में किसी ने अभी तक जिम्मेवारी नहीं ली है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब आइए रुख करते हैं महाराष्ट्र का। आपको दिखाते हैं किस तरह से लगातार बारिश और बाढ़ से बदहाली की कई तस्वीरें सामने आई हैं। गडचिरोली में 3 दिनों तक के लिए स्कूल बंद करना पड़ा, तो नासिक में गोदावरी नदी का रौद्र रूप नजर आ रहा है। आसपास बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा। महाराष्ट्र के किन इलाकों में लगातार बारिश से बुरा हाल है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है। पाट पर बने मंदिर और हनुमान मूर्ति सभी पानी के आगोश में आ चुके हैं। भारी बारिश की चेतावनी के चलते प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। हम लोग को पहले वो आश्रम में लेके गया, वहाँ से सीढ़ी चढ़ के बस के करीब लेके गया, बस में बिठाया और आया, और सब लोगों ने हमने खूब सहाय की। यहाँ डैम में से बहुत पानी छोड़ने को आया था, उसकी वजह से जो लोग यहाँ नदी किनारे के साइड को अटक गए थे, जिनको निवारण नहीं था, वो लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन कारपोरेशन की तरफ से किया गया है। भारी बारिश से नासिक के ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ का आलम है। दिंडोरी तहसील के 6 से 7 गाँव की सड़कें पानी में डूब जाने से संपर्क टूट गया है। माता सप्तश्रृंगी पर तेज बारिश से बादल फटने जैसी स्थिति होने से 6 यात्री जख्मी हो गए। गढ़चिरौली जिले में तो मौसम विभाग के रेड अलर्ट की वजह से 3 दिन तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बाढ़ और बचाव के कार्य का हालात का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को गढ़चिरौली का दौरा किया। सर्व प्रशासन यंत्रणा, सर्व विभाग अलर्ट आहेत, सगळे अधिकारी आमच्या फील्डवर आहेत आणि एकंदरीत कुठलीही दुर्घटना होऊ नये, जीविताचं नुकसान होऊ नये यासाठी सगळ्या सूचना दिलेल्या आहेत। भारी बारिश के कहर से नागपुर भी अछूता नहीं रहा। जिले के सावनेर तहसील में एक कार बड़े नाले में बह गई। कार में 6 लोग सवार थे। महाराष्ट्र में भारी बारिश से इस मौसम में अभी तक 84 लोगों की मौत हो चुकी है और 68 लोग घायल हुए हैं, जबकि अब तक 5,968 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है और 35 राहत कैंप लगाए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने गढ़चिरौली के साथ पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे, कोल्हापुर में भी रेड अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात की गई हैं।
मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के चलते एक तरफ जहां अनहोनी का डर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कैचमेंट इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलें तकरीबन 50% भर गई हैं। अभी पिछले हफ्ते तक 10% पानी कटौती झेल रहे मुंबई वासियों के लिए ये राहत की बात है। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और गुजरात में भी भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में सूरत और नर्मदा जैसे इलाकों में 500 मिलीमीटर बारिश हुई है। कई बड़ी नदियों का जलस्तर कुछ इस तरह से बढ़ चुका है कि बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सूरत और नर्मदा इलाकों में सबसे ज्यादा 500 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इन इलाकों में कई बड़ी नदियां उफान पर हैं। इससे पहले 10 और 11 जुलाई को भी राज्य के प्रभावित इलाकों में इतनी भारी बारिश हुई कि अब बाढ़ का संकट खड़ा हो रहा है। पिछले 24 आवर्स जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है साउथ गुजरात रीजन में, जैसे सूरत है, नर्मदा है, ये जो बेल्ट है जो महाराष्ट्र के लगा हुआ है, मध्य प्रदेश, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है 500 मिलीमीटर। उसका पहला दिन जो था, जैसे मैंने बताया कि छोटा उदयपुर है, टांगई है, तो वो जो है 10-11 को 600 मिलीमीटर था। अगर दोनों मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं 600-500 मतलब ऑलमोस्ट 1100 इन लास्ट से 72 आवर्स। सो इसलिए फ्लड स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। अब तक गुजरात में इस मौसम में औसत से 44% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में वलसाड, नवसारी, राजकोट, सूरत और नर्मदा शामिल हैं। भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण में भी बढ़ रहा है। लोग जो है आज के लिए जो है तेलंगाना और विदर्भ और छत्तीसगढ़ ये रखे हैं रेड अलर्ट, और जो मैंने बताया गुजरात रीजन मेनली वो भी रखे हैं। उधर सेंट्रल वाटर कमीशन के फ्लड फोरकास्ट मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि देश में 15 नदियों का जल स्तर खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर पहुंच चुका है। इनमें से बिहार, दादर और नगर हवेली और तेलंगाना में एक एक जगह पर नदियां अपने स्तर से बहुत ऊपर बह रही थीं, जिससे उन जगहों पर बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग ने कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए 13 और 14 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में अगर अंदेशा के मुताबिक भारी बारिश इन 2 दिनों में होती है तो वहां बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। अरवाली गुजरात से महेंद्र चौहान और दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और 14 जुलाई से 26 जुलाई तक कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस बार कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों की वेशभूषा में आतंकी हमला कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्या खास तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 14 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाली कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि आतंकी कांवड़ियों की वेशभूषा में हमला कर सकते हैं। एंटी टेरर मेजर्स लिए जा रहे हैं, सब तरह की चौकसी रखी जा रही है, स्ट्रॉन्ग विजिल, और इसमें सर्वेंट वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन जैसी ड्राइव चलाई जा रही है। और ख़ासतौर से लोगों को ये कहा गया है कि किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति को नोटिस करने पर तुरंत इन्फॉर्म करें। 2019 के बाद पहली बार कांवड़ यात्रा हो रही है, जो पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा से होकर गुजरेगी। पुलिस पहली बार एक ऐप के जरिए कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है। दिल्ली में कांवड़ियों के कुल 338 कैंप होंगे। सुरक्षा के लिहाज से कंट्रोल रूम होगा, मचान लगेंगे, किवाटी तैनात होगी और CCTV कैमरे लगेंगे। पुलिस संयोजकों और पड़ोसी राज्यों की पुलिस से लगातार मीटिंग कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहदरा में दंगों के बाद ये पहली कांवड़ यात्रा होगी, इसीलिए मिक्स आबादी वाले इलाकों में ज़्यादा निगरानी होगी। कैंप्स के बैरिकेडिंग, लाइटिंग, फायर सेफ्टी और उनके एक रजिस्टर्स मेंटेन हो, जहां पर जितने भी कांवड़ियाज हैं एटलीस्ट उनका एंट्री एग्जिट हमारे भी नोटिस और परव्यू में रहे। हमारा मेनली जो ये मेन GT रोड है, इसमें काफ़ी ट्रैफिक होंगे, इसलिए हमारा मेन जो कंसर्न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द जो कांवड़ी जो डिवोटीज़ है। इसके लिए हम काफ़ी एंटी टेरर मेजर भी हम लगा रखा है। हर कैंप में
मचान होंगे, मोर्चा होंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान 300 पुलिसकर्मी ट्रैफिक संभालेंगे। मेजर जो मैन पावर डिप्लॉयमेंट है ये इट इज़ DCSP से लेके और कांस्टेबल तक ये हम लोगों ने 300 के आसपास लोग लगाए हैं, जो कि लगातार 3 शिफ्ट में होंगे और तीनों शिफ्ट में वो लोग जो है अपनी ड्यूटी करेंगे, तो इट विल बी 24/7। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में यात्रा रूट पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा रूट पर मीट की दुकान न हो। कहीं भी कांवड़ यात्रियों का और मुहर्रम के जुलूस आपस में टकराने की नौबत न आने पाए, इसके लिए पहले से रूट तैयार कर लेना। मीट मछली कांवड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि सभी श्रद्धालु अपना आधार कार्ड लेकर चलें। देश के मौजूदा माहौल और आतंकी खतरे को देखते हुए इस बार कांवड़ यात्रा की सुरक्षा पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि 10 दिनों की है और कई 100 किलोमीटर के दायरे में है। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान पर सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता फैलेगी। इसको लेकर इसके बयान पर निशाना साधा है विपक्ष ने। वहीं पर बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार नकवी ने भी उनके बयान की आलोचना की है। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पहली आवाज तो बीजेपी के ही अंदर से आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा है कि बढ़ती जनसंख्या को किसी धर्म से जोड़कर देखना गलत है और ये पूरे देश के लिए ही मुसीबत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी के बयान पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि अराजकता आबादी से नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। सपा के अलावा दूसरे विपक्षी दलों के नेता तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, यहां तक कि बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने भी योगी के बयान की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम आबादी है, जहां प्रजनन दर 2.4% है, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। लिहाजा ये तर्क भी बहुत वजनदार नहीं है कि खाली कुछ लोगों या कुछ वर्गों के धार्मिक समूह के यहाँ आबादी बढ़ती है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मूल निवासी क्या भारत का मुसलमान नहीं है? क्या बकवास कर रहे हैं वो? अगर देखा जाए टेक्निकली सच्चाई तो मूल निवासी तो आदिवासी और द्रविडियन लोग हैं। ना ओवैसी मूल निवासी है, ना योगी आदित्यनाथ मूल निवासी हैं। क्या बोल रहे हैं मूल निवासी? भाजपा के केंद्र के मंत्री हेल्थ के राज्यसभा में अप्रैल 2, 2022 को यह कह दिया है। क्या कहा है? कि भारत में कोई जबरन कानून की जरूरत नहीं है। क्यों डर पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के पॉपुलेशन के बारे में आप? 1992 में किए गए पहले राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में मुस्लिम जन्म दर 4.41 थी, जबकि हिंदू जन्म दर 3.3, यानी दोनों के बीच 1 पॉइंट का बड़ा अंतर था। वहीं 2022 में यह अंतर घटकर आधे से भी कम पॉइंट का रह गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत जनसंख्या के मामले में 2023 में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल हिंदू और मुसलमान दोनों की प्रजनन दर कम होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, वैसे ही प्रजनन दर कम हो रही है। यानी
जो जनसंख्या बढ़ने की बात है उसका धर्म से लेना देना है या नहीं है, लेकिन इसका लेना देना शिक्षा से ज़रूर है। सहयोगी राकेश कुमार के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामलों की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत तो मिली है, लेकिन वो जेल में ही रहेंगे। दिल्ली और यूपी में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में जेल में बंद फैक्ट चेकर पत्रकार और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक सीतापुर मामले में उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी। मल्टीपल एफआईआर्स के बारे में हमारा कोशिश है कि सारे एफआईआर कंसंट्रेट हो जाए कोर्ट के ऑर्डर द्वारा एक ही जगह, एक ही कोर्ट में। सेकेंडली, आज का जो ऑर्डर है कोर्ट का कि जुबैर का केस का फाइनल हियरिंग होगा, और फाइनल हियरिंग होगा तो ये मामला जो है अलग अलग एफआईआर में, जहाँ पे कोई क्रिमिनल ऑफेंस एफआईआर में लिखा नहीं है, जुबैर के खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लिखा, फिर भी अरेस्ट किया, फिर भी तमाशा कर रहा है पुलिस, तो ये इश्यू जो है मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वो दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जुबैर को राहत सिर्फ सीतापुर वाले मामले में मिली है। लखीमपुर वाले केस में और दिल्ली पुलिस वाली एफआईआर में अब भी वो न्यायिक हिरासत में है, यानी बेल मिलनी बाकी है। दोनों में सुनवाई इसी हफ्ते पूरी होनी है और सबकी नजरें अब रहेंगी लखीमपुर कोर्ट पे, जहां पर बुधवार को बेल पर सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी वकील न होने के चलते सुनवाई टल गई। अब ये सुनवाई 14 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में कहा, मेरा काम फेक न्यूज के फैक्ट चेक करना है। मेरे काम से कुछ लोगों को ठेस पहुंच सकती है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने 2018 में ट्वीट किया था, लेकिन ये एक फिल्म के दृश्य के बारे में है, 1983 की ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म से। उस फिल्म को देखना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन मुझे जेल में डाल दिया गया। कई लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ही तस्वीर को ट्वीट किया है। 2018 में ट्वीट किया और 2022 तक कोई दंगा हंगामा नहीं हुआ। जिस ट्विटर हैंडल से शिकायत की गई वह एक गुमनाम ट्विटर हैंडल है। सरकार के पास ट्विटर से शिकायत करके ट्वीट को हटाने का अधिकार है, लेकिन आज तक वो ट्वीट सार्वजनिक डोमेन में है। अगर ट्वीट से दंगा भड़क सकता है तो सरकार ट्विटर से शिकायत करके इस ट्वीट को हटा सकती थी। जुबैर की दिक्कत यहीं खत्म नहीं होती। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और वहां की अदालत ने भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत दी है। मोहम्मद जुबैर जैसे ही मामले ऐसे मामले बनते हैं जब देश की सबसे बड़ी अदालत को खड़ा होना पड़ता है और फिर खास आदेश जारी करने पड़ते हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़े आदेश जारी करके कहा है कि देश की एजेंसियां जो हैं वो अंग्रेजों के जमाने की तरह काम करती हैं, गैर जरूरी गिरफ्तारियां करती हैं, गैर जरूरी रिमांड पर लेती हैं और अदालतें भी जमानत की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई नहीं करती। ऐसे में केंद्र सरकार एक विशेष कानून लेकर आए। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए आपको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो पानी पूरी परोसती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये आलू में नहीं होगा, ये आपको आलू में है। ये वीडियो दार्जिलिंग का है। इससे पहले ममता बनर्जी मोमो स्टॉल संभालती हुई नजर आई थी और अब लोगों से बात करते हुए वो पानी पूरी खिलाती दिख रही हैं। और सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, परिमल कुमार अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग करता रोबोट, नाम दिया गया है साइलेंट संतरी। रात दिन धूप बरसात किसी भी मौसम में मुस्तैद, बस 6 घंटे बाद चार्जिंग की जरूरत। ये चौकस इतना कि बॉर्डर पर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर किसी अनजान चेहरे को देखकर अलर्ट कर देता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खासियत से लैस ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम, जिसका 300 मीटर तक का निशाना अचूक है। इसका नाम रेल माउंटेड रोबोट है।
ये जो रेल है किसी भी काइंड ऑफ फेंस या वॉल या पेरीमीटर के ऊपर लगाई जा सकती है और ये रोबोट विदाउट मच मॉडिफिकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के सस्ते में एक रोबोट पेट्रोलिंग कर सकता है कंटिन्यूस 6 घंटे तक। जब इसका बैटरी लो हो जाता है, इसके अंदर हमने एक सेंसर प्रोवाइड किया है जो इसको ऑटोमेटिकली बैटरी लो होने पे सिग्नल देगा और ये रोबोट डॉकिंग स्टेशन पे जाके हाफ एन आवर के लिए चार्ज होगा। हाफ एन आवर जब ये आधे घंटे के लिए चार्ज हो रहा है, ये रोबोट फिर चार्ज होने के बाद वापस अपनी लोकेशन में आके पेट्रोलिंग करने लग जाएगा। बंदूक गोली का जवाब तो था, पर बोली चकमा दी जाती थी। अब इस उपकरण के जरिए मैंड्रिन बोली बोलने वाले चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को चकमा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये उपकरण मैंड्रिन का तुरंत अंग्रेजी अनुवाद कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर तैयार करीब 600 ग्राम वजन वाले इस डिवाइस की क्षमता 10 फुट तक की है। हमने शायद दुनिया की पहली ऐसी डिवाइस बनाई है जो बिना इंटरनेट के मैंड्रिन को इंग्लिश में अनुवाद कर सके। ये डिवाइस अपने सोल्जर्स के लिए बहुत उपयोगी है और ये आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो और इंडियन आर्मी के पोर्शन में इसको डेवलप किया गया है। एक वर्षन अपना बॉर्डर पे होके यूज होके फीडबैक के साथ वापस आया है और हमारा अनुमान है कि अगले 6 या 9 महीने में इसका क्षमता और बढ़ा के एक पूरा प्रोडक्ट जो कॉम्पैक्ट है वो अपनी आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। सरहद संवेदनशील है और उसकी अपनी मुश्किलें भी। मुंह में राम बगल में छुरी जैसे हालात तो नहीं, ये महज भाव से नहीं भाषा के जरिए समझना भी जरूरी है। आने वाले वक्त में इस उपकरण की क्षमता 50 फुट तक करने की है और अनुवाद हिंदी में हो जाए, तैयारी इसकी भी है। देश की हिफाजत के लिए तकनीक का सहारा, बदलते वक्त में दुश्मनों से लोहा लेने के लिए बदलती रणनीति, ये जरूरी भी है और इसकी जरूरत भी है। नई दिल्ली में परमन कुमार के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।